नगीना का नाई से कहते हैं कि अरे साहब की तो नगीना कोनो काम ना बच्चा के भी जब जलावा जाल जाता है, आपने कहे बच्चा के काम कर ली दूठे लड़का हुआ कहा हुआ कि अरे छर के मर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। आज आप सबके बीच में एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी को अर्धांगिनी का रूप माना जाता है, लेकिन वही पत्नी, वही नारी जिस नारी को देवी का दर्जा दिया गया, अगर वही नारी अपने पति का खून कर दे या मर्डर कर दे, समाज में क्या परोसा जाएगा या समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए एक ऐसे ही घटना के बारे में आप लोग के बीच में मैं चर्चा करूंगा। यहीं आपके ही जनपद आजमगढ़ की कहानी है। ग्राम हरिश्चंद्रपुर पोस्ट ठेकमा की ये कहानी है, जो एक महेश नाम की लड़के के प्रेम कहानी से इसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि जिसकी वो पहली पत्नी थी पूनम। 2-4 साल बीत जाने के बाद पूनम महेश को छोड़ के चली जाती है। और क्यों जाती है? क्योंकि महेश एक गरीब परिवार से था, इसलिए पूनम उसे छोड़ के चली जाती है। पूनम का व्यवहार भी उसके घर में अच्छा था, लेकिन वहीं 2-4 साल बीतने के बाद 2014 में महेश की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, जिसका नाम नगीना बताया गया। वहीं आजमगढ़ जीवली के रहने वाली है, थाना बरदा क्षेत्र का बताया गया। जब महेश की उसकी लव मैरिज हो जाती है तो महेश ने अपने घर वालों से बिन बताए नगीना से शादी कर लिया। नगीना से शादी कर लेने के बाद फिर भी महेश के माता पिता ने ऐतराज़ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, शादी कर लिया तो कोई बात नहीं। महेश जब अपनी दूसरी पत्नी को अपने घर लेके आता है, यानी कि नगीना को जब अपने घर पे लेके आता है, 2-4 महीने से ही नगीना का व्यवहार, नगीना का बर्ताव उसके परिवार के प्रति अच्छा नहीं था। उसके घर वालों ने कहा कि तुम उसे लेकर दिल्ली चले जाओ। महेश दिल्ली में रहता था। जब महेश उसको लेकर दिल्ली में चला गया, नगीना का व्यवहार महेश के प्रति बहुत ही अच्छा था, लेकिन 2-4 साल बीत जाने के बाद नगीना अपना असली रूप दिखाने लगती है। एक दिन महेश देर रात्रि को रूम पे आता है दारू पीकर। महेश की पत्नी से यानी कि नगीना से उसका झगड़ा हो जाता है। जब नगीना का और महेश का झगड़ा हो जाता है तो नगीना ने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया। रोहन, सोहन, मोहन जब तीनों उसके रूम पे आते हैं तो तीनों लोग और एक उसकी बहन नगीना मिलकर महेश को खूब मारते हैं। महेश को मारने के बाद एकदम लहूलुहान कर देते हैं। लहूलुहान करने के बाद वहाँ से तीनों लोग चले जाते हैं और नगीना भी साथ में चले जाती है। जब नगीना भी उसके साथ चली गई, रूम का सारा सामान और 50,000 नगद रुपए लेकर नगीना वहाँ से फ़रार हो जाती है और 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम था नितेश और हिमांशु। महेश के 2 पुत्र थे, नितेश और हिमांशु। दोनों को लेके जब वो फ़रार हो जाती है तो वहीं पास में 2-4 मकान छोड़ देने के बाद उसकी महेश की मौसी रहती थी। महेश की मौसी को जब पता लगा कि महेश अपने कमरे में लहूलुहान पड़ा है तो उसकी मौसी वहाँ जाती है, पूछती है क्या हुआ। तब महेश ने सारी घटना को बताया कि ऐसे ऐसे बात है मौसी। फिर उसकी मौसी महेश को अपने रूम पे लेके चली जाती है। महेश रूम पे 2-4 दिन रहने के बाद फिर महेश कहता है मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं तो मेरा दिल नहीं लगता। महेश की मौसी ने कहा ठीक है, जाओ तुम देखो कहाँ है। जब वो निकल पड़ता है ढूंढने के लिए, 2-4 दिन उसे ढूंढता है। जब महेश के बच्चे महेश को नहीं मिलते तो महेश काफ़ी परेशान और चिंतित हो जाता है। महेश घर आता है, अपनी मौसी से कहता है कि बच्चे नहीं मिल रहे, क्या करूं। फिर वो दूसरे दिन कहीं और दूसरे क्षेत्र में निकल जाता है, दूसरे शहर में निकल जाता है देखने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी और उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। तब उसी दिन से महेश भी नहीं मिलता है। जब देर रात 11-12 बज गए, उसकी मौसी उसे फ़ोन लगाती है
कई बार रिंग गए, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने के बाद उसकी मौसी परेशान हो जाती है। जब उसकी मौसी परेशान हो जाती है तो वो भी घर पे फ़ोन लगाती है, इधर उधर बातें करती है, फिर भी महेश का पता नहीं चलता है। उसकी मौसी को खबर आया कि महेश अपने रूम में फांसी लगा लिया है, जो कि बाहर से ताला लगा था उसके रूम में। तब उसकी मौसी जाती है, रूम पे देखती है, पुलिस को सूचना देती है। मौके पे पुलिस आती है और उसके ही परिवार वालों से पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया। फांसी लगने के बाद रूम में बिखरे हुए खून, आंखों में कालापन, चेहरा सूजा हुआ। फांसी लगाने के बाद मैंने सुना है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, मैंने जहाँ तक देखा है कि फांसी लगाने के बाद इंसान की जीभ निकल जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती है, लेकिन उसे कहीं से खून नहीं आता। महेश के मुंह से खून आया था और ज़मीन पे भी सारे खून इधर उधर पड़े हुए थे। तब जब महेश की बॉडी पोस्टमार्टम में जाती है, महेश के घर वालों को जब पता चलता है तो महेश के घर वाले पहुंचते हैं। महेश के घर वालों को भी उसकी बॉडी देखने नहीं दिया जाता। काफ़ी इधर उधर करने के बाद हल्का फुल्का उनका चेहरा दिखा के उन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर की लापरवाही और पुलिस की दलाली ने इन परिवारों को इंसाफ ना दिला पाने के कारण अपनी नपुंसकता जाहिर कर रहे हैं। फिर दिल्ली का जब पूरा मैटर समाप्त हो जाता है, महेश के बड़े भाई गणेश जब घर पे आते हैं, महेश की चिता की लाश ठंडी भी नहीं होती है। उधर महेश के ससुराल से नगीना आती है। श्रद्धांजलि या दुख में नहीं आई थी, धमकियाँ देने आई थी। साथ साथ टेम्पू लेके आई थी, अपने मायके से अपने नात रिश्तेदार को सबको लेके आई थी। महेश के परिवार वालों को धमकी दे के गई। कहते क्या है? कहते हैं कि अभी से संभल जाओ, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। इसलिए महेश के परिवार वालों ने, महेश के बड़े भाई गणेश ने सहम कर उन्होंने इस घटना को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं। और महेश के बड़े भाई ने, गणेश ने हिम्मत दिखाते हुए अपने नज़दीकी पुलिस थाना में बिंद्रा बाज़ार आजमगढ़ में रिपोर्ट लिखवाया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। महेश के बड़े भाई गणेश ने बताया कि रिपोर्ट हमने लिखवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई छानबीन नहीं हुआ। तो आप सबसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, इस न्याय के विषय को लेकर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे बात को कहने में कहीं से अगर टूटे या माइनस हो जाती है तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूँगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा रहे हैं, जहाँ तक लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा महेश के घर वालों को इंसाफ मिले। आज की वीडियो यहीं तक, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।